हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका अध्याय विकास का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जैव विकास, विकास की क्रियाविधि और हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को पढ़ा था। इस वीडियो में हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को जारी रखेंगे और इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। ये कारक संख्या में 5 हैं। तो सबसे पहला जो कारक है उसको हम कहते हैं जीन पलायन या जीन प्रवाह। दूसरा कारक है आनुवंशिक विचलन। तीसरा कारक है उत्परिवर्तन। चौथा कारक है आनुवंशिक पुनर्योग और पांचवा कारक है प्राकृतिक वर्ण। हम इन सारे कारकों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम जीन प्रवाह को समझ लेते हैं। जनसंख्या आनुवंशिकी में जीन प्रवाह, जिसे जीन पलायन या अलील प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है, एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता का स्थानांतरण है। अब अगर आनुवंशिक विविधता एक आबादी से दूसरी आबादी तक पहुंचेगा, तब अलील आवृत्तियां भी बदलेंगी, जो कि सीधा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर प्रभाव डालेंगी। अगला कारक है आनुवंशिक विचलन। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लो ये लड़का साइकिल चलाते हुए रास्ते से जा रहा है। अब इसने अपने आसपास नहीं देखा, लेकिन रोड पर कुछ कीड़े भी थे और इसने कुछ कीड़ों पर गलती से साइकिल चढ़ा दी और उनको कुचल दिया। हाँ, गलती से, जानबूझकर तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर जितने भी कीड़े कुचले गए वो मर गए और कुछ जीवित रहे। अब इस घटना से हम क्या समझते हैं? अब यहाँ पर जो कीड़े इस घटना से जीवित रहे, क्या उनके पास कोई अनोखी शक्तियां थी जिससे कि वे बच गए, या वो वेल अडेप्टेड थे जो कि इस घटना से उन्हें बचा ले गया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि कीड़े यहाँ पर जो बचे हैं वो सिर्फ भाग्यशाली थे और उनके पास कोई भी शक्तियां वगैरह नहीं थी। तो ये एक रैंडम घटना थी और जो कीड़े यहाँ पर कुचल दिए गए वो सिर्फ गलत जगह पर गलत जगह पर थे, और यही आनुवंशिक विचलन है। तो ये जो आनुवंशिक विचलन है, ये अलील आवृत्तियों को बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, अलील आवृत्तियों का भाग्य से बदलना ही आनुवंशिक विचलन कहलाता है। तो इससे भी हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर असर होगा। अब दो तरह से आनुवंशिक विचलन हो सकता है। पहला है बॉटलनेक इफेक्ट और दूसरा है संस्थापक प्रवाह। इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बॉटलनेक इफेक्ट को समझ लेते हैं। पर्यावरणीय घटनाओं या मानव गतिविधियों के कारण जनसंख्या के आकार में तेज कमी आना ही बॉटलनेक इफेक्ट कहलाता है। इस तरह की घटनाओं से जनसंख्या के जीन पूल में विविधता कम हो सकती है। अब इस इफेक्ट को हम बॉटल से याद रखेंगे और इसको हम बॉटल से ही समझेंगे। मान लो हमारे पास एक बॉटल है और इस बॉटल में कुछ टॉफियां पड़ी हुई हैं। ये टॉफी यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब अगर हम इस बॉटल को हिलाएं तो कुछ टॉफी बाहर आ जाएगी। अब ये इनमें से जो टॉफियां बाहर आई, क्या ये बॉटल की सारी आबादी की आवृत्तियों को दिखा रही है? नहीं ना। तथ्यात्मक रूप से तो ये वाली प्रकार की टॉफी तो बाहर आई भी नहीं, ये पूरी तरह से हट गई थी। तो ये भी भाग्य से हुआ है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आइए एक और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण हम एक प्राकृतिक आपदा जैसे कि जंगल में आग का ले लेते हैं। अब जो उत्तरजीवी होंगे
जरूरी नहीं होगी कि उनके पास योग्यता वाले हों वो, बल्कि वो सिर्फ उस जगह पर होंगे जहां पर आग नहीं लगी होगी। तो उत्तरजीवी मूल आबादी को नहीं दर्शा सकते हैं। इस वजह से नई एलील आवृत्तियां होंगी जो कि उत्तरजीवी जीव दर्शाएंगे, और यही बॉटलनेक इफेक्ट है। और यहाँ भी अलील आवृत्ति बदल रही है, तो ये सीधा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर असर डालेंगी। एक और जगह है जहां पर हम आनुवंशिक विचलन को देख सकते हैं, वो है संस्थापक प्रवाह में। इसको हम अंग्रेजी में फाउंडर्स इफेक्ट कहते हैं। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लो ये बीज कहीं दूर से हवा के बहाव से उड़ते आ रहे हैं और एक नई जगह पर पहुंच गए। वो जगह इनके अंकुरण के लिए बहुत अच्छी थी, तो ये वहां पर विकसित हो जाते हैं। विकसित होकर ये अपनी आबादी बनाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो आबादी बनाएंगे ये अपनी मूल आबादी के जैसी होगी या उन्हें दर्शाएंगी। ये सिर्फ एक रैंडम सैंपलिंग थी। यही फाउंडर्स इफेक्ट है, यानी कि संस्थापक प्रवाह है। जब एक या कुछ जनसंख्या के सदस्य अपने मूल स्थल से कुछ दूरी पर एक नई अलग थलग जनसंख्या के संस्थापक बन जाते हैं, इस प्रभाव को संस्थापक प्रवाह कहा जाता है। आइए अब अगले कारक के बारे में पढ़ते हैं जो कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करता है। ये है उत्परिवर्तन। सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तनों का वर्ण होता है, तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप का आविर्भाव होता है। कुछ पीढ़ियों के बाद यही नव प्रजाति की उत्पत्ति हो जाएगी। अगला कारक है आनुवंशिक पुनर्योग। अब जब युग्मक जनन के समय पर अभिभावकों के गुणसूत्रों पर मौजूद अलील अलग हो जाते हैं और नए संयोजन बनाते हैं, तो ये चीज भी हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करेगी। पांचवा कारक है प्राकृतिक वर्ण। अब ये कैसे हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित कर रहा है, इसको हम समझेंगे। प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन सम वंशानुगत विविधता को जनन के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। तो प्राकृतिक वर्ण से अलील आवृत्तियों में परिवर्तन आता है, जिससे कि हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर प्रभाव पड़ेगा। अभी जो प्राकृतिक वर्ण है, इसके इफेक्ट तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला है स्थायी कारक वर्ण, दूसरा है दिशात्मक वर्ण और तीसरा है विदारक वर्ण। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम स्थायी कारक वर्ण को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम मानवों की ऊंचाई वाली विशेषता का उदाहरण लेंगे, जिसमें कि तीन कैरेक्टर्स आते हैं। पहला है बौना, दूसरा है मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति और तीसरे हैं लंबे व्यक्ति। अब अगर प्रकृति मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों का चयन करेगी, तब हम ऐसे वर्ण को स्थायी कारक वर्ण कहेंगे। और इसमें मीन कैरेक्टर वैल्यू यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को चुना जाएगा। पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जिसमें कि लंबे और बौने व्यक्ति आते हैं, उनको नहीं चुना जाएगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा उसका शिखर ऊंचा होगा और पतला होगा। अगला है दिशात्मक वर्ण। इसमें भी हम वही उदाहरण लेंगे, मानव की ऊंचाई वाला उदाहरण लेंगे हम। अब अगर प्रकृति मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति को छोड़कर लंबे या बौने व्यक्तियों में से किसी एक कैरेक्टर को चुनती है, तब हम ऐसे वर्ण को दिशात्मक वर्ण कहेंगे। और इस प्रकार के वर्ण में क्या होगा कि अधिक व्यक्ति मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले कैरेक्टर को छोड़कर अन्य वैल्यू को प्राप्त करेंगे, जिसमें कि लंबे और बौने व्यक्ति आएंगे, इन दोनों में से कोई एक। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो वो एक तरफ को जाने लगेगा, जिस तरफ प्रकृति ने चुना होगा।
अगला है विदारक वर्ण। अब अगर प्रकृति मीन कैरेक्टर वैल्यू यानी कि मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को छोड़कर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू जिसमें कि दोनों बौने और लंबे व्यक्ति आते हैं उनका अगर चयन करती है तब हम इसे विदारक वर्ण कहते हैं। इसमें हम दोनों पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को चुनेंगे और इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ के दो शिखर होंगे क्योंकि यहाँ पर दो पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को प्रकृति ने चुना है। तो ये सारी बातें आप सभी दोस्तों को याद रखनी है और यहाँ पर हमारा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत खत्म होता है। इस वीडियो में हमने हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी किताब का हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पूरी तरह से खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम विकास का संक्षिप्त विवरण और मानव का उद्भव और विकास को समझेंगे। धन्यवाद।